Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 15 of the course of differential geometry with course code Math 4117. I am Dr. Mubin Munir, and in previously we have computed torsion and derived Frenet frames for the space curve in the matrix form as well. And now in this lecture we will discuss very important properties of plane and space curves. In fact हम इस लेक्चर में देखेंगे कि तमाम कर्व्स कौन से हैं जिनकी कर्वेचर जीरो है और तमाम कर्व्स कौन से हैं जिनकी टोर्शन जीरो है। यानी हम उनको स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम उनको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। In fact, we will prove that all curves with zero curvatures are lines and all curves with zero torsions are in fact plane curves. और ये conditions if and only if के साथ हैं, यानी सिर्फ लाइंस ही होंगी जिनकी कर्वेचर जीरो है और सिर्फ प्लेन कर्व्स ही होंगे जिनकी टोर्जन जीरो है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्वेचर प्रूफ करेंगे। For any space curve gamma, if curvature is zero for all s, everywhere curvature is zero, then curve is a straight line. यानी ये इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर कर्वेचर जीरो होगी तो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्पेस कर्व की बात कर रहा है, मतलब अगर हमारे पास ये स्पेस है R3, तो इसके अंदर हमारे पास अगर कोई ये लाइन है तो ये तो हम जानते हैं कि इस लाइन की कर्वेचर जीरो है। अब हम कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं कि वो कर्व जिसकी कर्वेचर जीरो है फॉर ऑल एस वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो प्रूफ हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी कर्वेचर जीरो होगी फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड्स। ओके, हमने अज्यूम किया कि कर्वेचर जीरो है, यानी के ऑफ एस जीरो है, ये हमने एज्यूम कर लिया। लेकिन आपको याद होगा कि कर्वेचर था क्या? कर्वेचर था T डॉट इज इक्वल्स टू के एन, ये इसका फॉर्मूला है। सैरेट फ्रेनेट फ्रेम में भी ये फार्मूलाज में भी ये एक फॉर्मूला है उसके अंदर। सो कर्वेचर की वैल्यू यहाँ के हमने जीरो पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास T डॉट इक्वल टू जीरो आ गया। हेंस जब ये T का डेरिवेटिव जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स अगर आप इसे इंटीग्रेट करें या वैसे ही अंदाजा लगाएं कि कौन सा T होता है जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो T इज अ कांस्टेंट वेक्टर से A वेक्टर, सो T इज इक्वल्स टू A। बट लेकिन ये बात भी हमें पता है कि T क्या होता है, वो तो होता है गैमा डेरिवेटिव। सो गैमा डेरिवेटिव की वैल्यू हमने T पुट कर दी यहाँ पे, तो गैमा डेरिवेटिव इक्वल्स टू A आ गया हमारे पास। और जब इसे इंटीग्रेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू S, तो इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेट जब आपने किया, गैमा डॉट इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू A कांस्टेंट वेक्टर था, तो A S आ गया हमारे पास यहाँ, और यहाँ ये कैंसिलेशन होगी और गैमा हमारे पास आ गया AS प्लस सम कांस्टेंट वेक्टर D। और आपको पता है कि इसमें S इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये असल में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, S इज इक्वल्स टू 1। इसको प्लॉट करने का मेथड मैं पहले बताया था। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी? ये स्ट्रेट लाइन होगी अगर ये आपके पास एक स्पेस है R3 और ये कोई A वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर A है, ये वाला, ये कोई A वेक्टर है, लेट्स से ये इस स्पेस में ये कोई कांस्टेंट वेक्टर A है, A, और ये एक वेक्टर है B, ये एक B वेक्टर है हमारे पास, ये ले पोजीशन वेक्टर इसका B है, B। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो मैं रेड कलर में लिखा रहा हूँ कि जब हम इसमें S को जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा B, यानी हम यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह, और उसके बाद जब हम S को 1 पुट करेंगे तो आएगा A प्लस B,
एस को 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस बी, यानी हमें जाना है b के ऊपर से होते हुए a के पैरेलल, यानी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसकी इक्वेशन ये होगी। ये है जिसकी इक्वेशन हमारे पास आई है as प्लस बी, यानी स्ट्रेट लाइन as का मतलब है पैरेलल टू a और प्लस b का मतलब है पासिंग थ्रू b। ये ये वो हमारी स्ट्रेट लाइन आई जिसकी कर्वेचर 0 है। यानी इस स्लाइड में हमने ये बात प्रूफ की कि वो तमाम कर्व्स, स्पेस कर्व्स जिनकी कर्वेचर 0 है, वो कर्व सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, यानी ऐसा एक ही कर्व मौजूद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए हमें दरअसल एक प्लेन और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म इक्वेशन को समझना पड़ेगा। ये हम इनिशियली जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, जिसमें अगर ये हमारे पास कोई प्लेन है और ये कोई नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का, और इसके कंपोनेंट हैं ए कोमा बी कोमा सी, ये हमारे पास है। तो हमारे पास इस प्लेन की, और अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं प्लेन के, मसलन ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x कोमा y कोमा z, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट P ले लें जिसके कोऑर्डिनेट है। तो इस प्लेन की इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है ए बी सी और एक्स वाई जेड का। डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एक्स, फिर बी वाई, फिर सी जेड, प्लस करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी आ गया। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ए बी सी, इसको हम अगर इन दो को फर्ज कर लें, इस पॉइंट को पॉइंट एक्स है, यानी इसका हमने फर्ज कर लिया पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को, or position vector of any point of the plane in space, and then a b c be the normal vector to the plane with equation। तो ये प्लेन की इक्वेशन अब हमारे पास ये बनी। इसमें d कोई कांस्टेंट नंबर है, d इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास ये क्लियर कर लें कि ये प्लेन की डिफाइंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या आई। a इसमें वो होगा जो कि प्लेन के नॉर्मल होगा, x इसमें प्लेन के पॉइंट्स होंगे या पोजीशन वेक्टर्स होंगे, और d कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। हम इसको यूज करके प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी हम अब प्लेन की इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रिमेंबर, अगर हमारे पास कोई कर्व है जो इस प्लेन में मौजूद है, लेट्स से एक कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है जी, दिस इज अ प्लेन। ये प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें अगर हमारे पास ये कोई कर्व है प्लेन में, ये ग्रीन कलर का, और इस कर्व को मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ गैमा। तो गैमा ऑफ टी इसके पॉइंट्स होंगे, गैमा ऑफ टी वेरिएबल पॉइंट्स होंगे जो इसके ऊपर मूव कर रहे हैं प्लेन के ऊपर। अब प्लेन के ऊपर पॉइंट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, फिर यहाँ गैमा आ जाएगा, गैमा डॉट डॉट, और ए हमारे पास फर्ज कर लें इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये नॉर्मल वेक्टर है, ये एन है, ये एन है फर्ज कर लें, या ये कोई वेक्टर ए है। तो इस प्लेन की इक्वेशन ये बनेगी a dot gamma is equals to some constant d, this is a constant number d। इसे हम यूटिलाइज करेंगे अब अगले रिजल्ट्स के अंदर। This is perhaps the most important result in order to understand the torsion of a curve। प्रोपोजिशन क्या है? Let gamma be a regular curve in R3 with nowhere vanishing curvature। ये हमारा assumption है कि गैमा हमारे पास R3 में कोई कर्व है विद नो वेयर वैनिशिंग कर्वेचर, यानी उसकी कर्वेचर कहीं पे भी जीरो नहीं है। हमने प्रीवियसली ये अज्यूम किया हुआ है कि टोर्जन को देखने के लिए हमें कर्वेचर को नॉन जीरो एज्यूम करना पड़ता है, यानी हम ये डिस्कार्ड कर देते हैं कंडीशन के कर्व एक स्ट्रेट लाइन है या कहीं पे भी कर्वेचर जीरो नहीं है। देन
देन हमने क्या है, इमेज ऑफ गैमा यानी कर्व गैमा इज कंटेन्ड इन अ प्लेन, ये प्लेन में पूरी की पूरी कंटेन कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ टोर्शन इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, यानी अगर टोर्शन जीरो होगी तो वो कर्व सारे का सारा प्लेन में होगा, और अगर वो सारे का सारा प्लेन कर्व है तो फिर उसकी टोर्शन जीरो होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है हमारे रिजल्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। लेकिन पहले हम कहते हैं लेट इमेज ऑफ गैमा इज कंटेन इन अ प्लेन, हमने एक प्लेन कंसीडर कर ली और हमने कहा कि प्लेन उसका वो नॉर्मल वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर बी, ये बी कोई नॉर्मल वेक्टर है, ये ले, और इमेज ऑफ अ कर्व जो है वो इस प्लेन में कंटेन करता है। फर्ज कर लें कि ये हमारा कर्व है कोई, ये लेट्स से दिस इज अवर कर्व दैट लाइज इन दिस प्लेन, जो इस प्लेन में है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये बात। ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन में पर्पल कलर का हमारे पास एक कर्व है। देन रिमेंबर, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होती है वो क्या होगी, वो होगी एक्स प्लेन के पॉइंट्स हैं, डॉट बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एल आएगा, एल एक नंबर है, लेकिन गैमा जो है वो प्लेन में कंटेन करता है, तो गैमा के तमाम पॉइंट्स एक्स को पुट करने पर सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास कर्व के लिए प्लेन की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, गैमा डॉट बी इज इक्वल टू एल फॉर सम कांस्टेंट लाइज इन द गैमा, सो हमने ये आर की जगह गैमा पुट कर दिया। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करते हैं, हमने कहां पहुंचना है, हमने ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इसकी टोर्जन एट ऑल पॉइंट जीरो है, और टोर्जन के लिए आपको देखना पड़ेगा, हमें टोर्जन कंप्यूट करनी है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले हमारे पास गैमा आ गया डॉट बी डेरिवेटिव प्लस गैमा डॉट डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन चूंकि हमारा कर्व प्लेन कर्व है और बी जो है वो हमारा एक फिक्स कांस्टेंट नॉर्मल वेक्टर है, तो फिर इसका डेरिवेटिव ये जो होगा वो जीरो होगा हमारे पास, तो जीरो पुट करें, तो हमारे पास पीछे से क्या आया, गैमा डॉट डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास ये लास्ट स्लाइड से आया है, ये गैमा डॉट है, ओके। लेकिन गैमा डॉट जो है दैट गैमा डॉट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है गैमा डॉट, गैमा डॉट ही का तो नाम हमारे पास टी टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास आया टी डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट, फिर दोबारा वही रूल लगाएं प्रोडक्ट रूल, तो फिर आएगा टी डॉट डॉट बी प्लस टी डॉट बी डॉट इज इक्वल टू जीरो। हेयर अगेन हमने कंसीडर किया कि हमारा कर्व एक प्लेन कर्व है, अज्यूम किया हुआ है, और अगर वो प्लेन कर्व है तो उसका जो नॉर्मल है वो कांस्टेंट होगा, लिहाजा उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो ये फैक्टर हमारे पास जीरो हो गया। जब ये फैक्टर जीरो हुआ तो हम पहुंचे हैं टी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन टी डॉट होता है के एन, फ्रेनेट फार्मूला के मुताबिक के एन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, के एस यहाँ खत्म हो जाएगा, विच इंप्लाइज एन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। एन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो का मतलब पहली और दूसरी कंडीशन को अगर आप गौर से देखें तो इस बात का मतलब क्या है, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि हमारा कर्व का ये बी फर्ज कर लें, ये है हमारे पास बी फिक्स कांस्टेंट वेक्टर, और यहां से पता लगा कि टी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन कलर में टी इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूं, ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल भी बी के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी बी के परपेंडिकुलर है नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये ब्लू कलर में मैं ले रहा हूँ, यानी ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को यूज करके हमने पता लगाया कि बी जो है बी वो दरअसल
टी और एन दोनों के परपेंडिकुलर है, टी एंड एन आर ऑर्थोगोनल टू बी एंड दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो वेक्टर आएगा वो होगा टी और एन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बाइनॉर्मल वेक्टर, और वो बाइनॉर्मल जो होगा वो बी के पैरेलल होगा। बाइनॉर्मल b is equal to t cross n is parallel to b. Both t and n are unit vectors, so b, तो इसका मतलब b भी हमारा यूनिट वेक्टर है और ये जो हमने अज्यूम किया था कांस्टेंट b वेक्टर वो भी यूनिट वेक्टर है। तो इसके पैरेलल है तो यहाँ तो ये b इक्वल्स टू बी होगा या b इक्वल्स टू माइनस बी होगा, यानी हमारा बाइनॉर्मल एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया, या कांस्टेंट वेक्टर b आ गया या माइनस b आ गया। इन आइदर ऑफ द केस हमने गेट किया कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा तो b डॉट क्या होता है, बाय फ्रेंड फ्रेम फार्मूला b डॉट इज इक्वल टू माइनस टी एन, बी डॉट जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, टोर्जन इज इक्वल टू जीरो। ये एक कॉन्सिक्वेंस आ गया कि अगर कर्व हमारे पास एक प्लेन कर्व है इनफैक्ट, तो हमने ये बात प्रूव की तो फिर उसकी टोर्जन एट ऑल पॉइंट्स जीरो होगी। हम अपने रिजल्ट का कन्वर्स प्रूफ करना चाहते हैं, यानी आप ये जरा गौर से सुनिएगा, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि स्पेस में अगर कोई कर्व है जिसकी कर्वेचर भी जीरो है और कर्वेचर नॉन जीरो है मगर टॉर्जन जीरो है एवरीवेयर, तो फिर वो कर्व एक प्लेन में लाई करेगा, वो प्लेनर कर्व होगा। एज्यूम किया बेटा कि टॉर्जन जीरो है एवरीवेयर, यानी टॉर्जन इज इक्वल टू जीरो। अब लास्ट हमने ये प्रूफ किया था, लास्ट यूज किया था फ्रेंडेड फॉर्मूला कि बी डॉट इज इक्वल टू माइनस टाउ एन। यहाँ टॉर्जन की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास आया बी डॉट इज इक्वल टू जीरो विच गिव्स बी एज अ कांस्टेंट वेक्टर। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें ये बात पता होना चाहिए कि सिर्फ कांस्टेंट वेक्टर ही हैं जिनका डेरिवेटिव जीरो होता है। फर्ज कर लीजिए ये कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो फिर मैंने बी ऑफ एस का नाम बी रख लिया, ये बी एस, ये बी ठीक हो गया। सो बाय नॉर्मल वेक्टर मेरे पास फर्ज कर लें ये बाय नॉर्मल वेक्टर है और ये एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया बी, यानी बी इज इक्वल्स टू बाय नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। वी वांट टू प्रूव दैट कर्वेचर लाइज इन दैट प्लेन फॉर विच बी इज अ नॉर्मल वेक्टर, यानी हमने ये प्रूव करना है कि एक प्लेन है, ये वाली प्लेन, ये प्लेन, ये हमने प्रूव करना है कि ये प्लेन जिसका बाय नॉर्मल अब बी है, बाय नॉर्मल उस प्लेन में ये कर्व आपका लाई करता है। और अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन देखूं तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी एक्स, एक्स इस प्लेन के पॉइंट्स हैं, डॉट एक्स डॉट बी शुड बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एल, ये इसकी इक्वेशन होगी। और अगर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि कर्व इस प्लेन में लाई करता है तो मुझे फिर ये प्रूफ करना होगा कि गैमा, क्योंकि गैमा कर्व के पॉइंट भी इस प्लेन में है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आई वांट टू प्रूव दैट गैमा डॉट बी इज इक्वल्स टू एल, ये मैंने प्रूफ करना है, ठीक हो गया, ओके। तो इसके लिए हमने बी डॉट गैमा कंसीडर किया, बी डॉट गैमा यही वाला, और बी डॉट गैमा का हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट कर दिया और प्रोडक्ट रूल लगा लिया। सो बी ऐसे ही आ गया, गैमा डॉट आ गया प्लस बी डॉट आ गया डॉट गैमा आ गया। लेकिन हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये बी जो है ये कोई कांस्टेंट वेक्टर है, तो फिर इसका मतलब है कि ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। ये फैक्टर जब जीरो लेंगे हम तो हमारे पास ये बचेगा, बट गैमा डॉट इज इक्वल टू टी होता है, तो हमारे पास यहां से आया बी डॉट गैमा यानी बी डॉट टी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी यहां से हम यही हासिल कर पाए हैं कि इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो बी डॉट टी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। ये पुरानी बात को दोबारा लिख रहा हूं। सो वी गेट दैट, अब बी डॉट टी जीरो आने का मतलब क्या है कि बी डॉट गैमा इज अ कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया है। जब ये कोई कांस्टेंट नंबर या वेक्टर है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कांस्टेंट से एल होगा और हमारे पास ये बनेगा ये।
और ये इन फैक्ट इस प्लेन की जिसमें कर्व लाई करता है इक्वेशन है। यानी हम ये प्रूव कर दिया हमने कि अगर टोर्जन 0 है तो वो कर्व प्लेन कर्व, यानी ऑल कर्व्स विद टोर्जन 0 दे आर इन फैक्ट प्लेन कर्व्स। ये हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस प्रूव किया है। So in the end, I will say that curvature measures the failure of a curve to be a straight line, and torsion in fact represents the failure of a curve to be a plane curve. यानी जहां जहां जिस जिस पॉइंट पर कर्व प्लेन को छोड़ के नई प्लेन में दाखिल होगा वहां वहां टोर्जन नॉन जीरो होगा।